नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ बढ़िया हैं, मस्त हैं। साथियों, आज हम संगणक भर्ती परीक्षा सांख्यिकी विषय पार्ट फर्स्ट, हमारा इसमें सूचकांक जो है उसका हम प्रथम भाग लेकर आए हैं। तो मोबाइल नंबर जैसा कि हर वीडियो में है, आप सोचोगे सर बार बार आप रिपीट करते हो, पर क्या करें, कई बार नए व्यूवर्स हैं तो उनके लिए थोड़ा फ्रूटफुल हो इसलिए बताना पड़ता है। हरीश सर 63,756 19,379, ये कंप्यूटर एग्जाम 23, बस ठीक है। सूचकांक इंडेक्स, अब देखिए सबसे पहले मैं बात करूंगा सूचकांक है क्या। इंडेक्स जो है, सूचकांक नाम से स्पष्ट है, कोई ऐसे अंक जो हमें सूचना देते हो, सूचकांक। सामान्य यदि मैं इसकी बात करूं कि इस चैप्टर में से क्वेश्चन कहां कहां से बन सकते हैं। नंबर 1, सूचकांकों में से प्रश्न 5-7 जगह है जहां से बन सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, मुद्रास्फीति सूचकांक जो हमारा है उसका बेस शिफ्टिंग, बेस कन्वर्जन, सबसे इंपॉर्टेंट फिशर का आदर्श सूचकांक क्यों कहते हैं, क्या है, और सूचकांकों में किस माध्य का उपयोग किया जाता है और क्यों किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। अब हम बाकी पूरा इसमें आपको मैं पहला पार्ट बताने वाला हूं, तो प्लीज़ अगर आप चैनल पे नए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर मिल जाएं, और ऑल नोटिफिकेशन ऑल कर दें। साथियों, अर्थ प्रतिशतों का माध्य, सूचकांक प्रतिशतों का माध्य है। कैसे? सामान्य अर्थ सूचकांक का क्या है? सूचकांक विभिन्न समय अनुसार जो अलग अलग क्षेत्र है हमारे आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में जो परिवर्तन होते हैं, आर्थिक और व्यावसायिक जगत में जो परिवर्तन होते हैं, उन परिवर्तनों का माप किया जाता है सूचकांक से। तो हम यूं कह सकते हैं सूचकांक ऐसे विशेष प्रकार के माध्य हैं जिनसे व्यावसायिक व आर्थिक जगत में होने वाले परिवर्तनों का सापेक्ष माप किया जाता है। देखिए परिभाषा में 5-7 चीजें आ गई है। विशेष प्रकार के माध्य हैं, सापेक्ष माप किया जाता है, मतलब एब्सोल्यूट मेजर नहीं है, रिलेटिव मेजर है। सापेक्ष माप मतलब, अब जब मैं कह रहा हूं विशेष प्रकार के माध्य, प्रतिशतों के माध्य, तो प्रतिशत मतलब सापेक्ष, अनुपात, प्रतिशत मतलब सापेक्ष, जुड़ी हुई चीजें हैं। तो विशेष प्रकार के माध्य या प्रतिशतों के माध्य जो कि आर्थिक और व्यावसायिक जगत में होने वाले परिवर्तनों का सापेक्ष माप करते हैं, तथा इसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। हमारा इसमें एस्टिमेट हो सकता है कि सूचकांक जो हमारे हैं, राष्ट्र आय के सूचकांक, थोक मूल्य, उपभोक्ता मूल्य, किसी भी चीज़ के, खाद्यान्नों के सूचकांक, कृषि में जो हम मतलब जो भी हमारे हैं प्रोडक्शन है, फर्टिलिटी जो हमारे यूजेज हैं, जो फर्टिलाइजर्स वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें काम आती है। तो ये तो हो गया अर्थ। अब इसके बारे में 2 चीज़ें जो क्वेश्चन बन सकता है। नंबर 1, ब्लेयर ने कहा है, ये रहा ब्लेयर, ये ब्लेयर, इसने कहा है विशेष प्रकार के माध्य। इंडेक्स स्पेशल टाइप के एवरेज होते हैं, विशेष प्रकार के माध्य किसने कहा? ब्लेयर ने। क्वेश्चन आ सकता है, क्लियर। उसके बाद प्रतिशतों का माध्य। सूचकांक शुरू कहां से हुई? कार्ली। सबसे पहले सूचकांकों का उपयोग किसने किया? तो यहां मैं लिख दूं सर्वप्रथम, यहीं पे लिख देते हैं कार्ली। सबसे पहले सूचकांकों का उपयोग किसने किया? 1764 में ही कर दिया था कार्ली ने, सर्वप्रथम उपयोग, ठीक है। उसके बाद अर्थ हो गया, विशेषताएं, विशेष प्रकार के माध्य हैं। अब कुछ खासियत है सूचकांक की। सूचकांकों में जैसा मैंने बताया सापेक्ष माप है, तुलना का आधार प्रस्तुत है, समय के किसी विशेष माप पर, समय के आधार पर, स्थान और समय, टाइमली और प्लेस वाइज, स्थान और समय के आधार पर। अब यहाँ एक समस्या आती है, अलग अलग वस्तुएं हैं, जैसे हमें महंगाई की दर देखनी हो, ऑन एन एवरेज ग्रोथ रेट देखनी है, तो हम महंगाई, ग्रोथ, बेरोजगारी अलग अलग सेक्टर्स में देखें तो वहाँ उनके मापक पैमाने अलग अलग हो सकते हैं। तो हमें उन पैमानों को एक रूप करना होगा, एक समान करना होगा, तभी हम उसकी तुलना कर पाएंगे। इसीलिए हम इसमें सापेक्ष माप कर सकते हैं, निरपेक्ष माप तो कर ही नहीं सकते, क्लियर। विशेषताएं, विशेष प्रकार के माध्य हो गए। उसके बाद परिवर्तन जो है उनमें उनका सापेक्ष माप होता है, प्रतिशतों के माध्य है, तुलना का आधार।
तुलना का आधार प्रस्तुत करते हैं। सूचकांकों की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, जो हमारे चर हैं, वेरिएबल्स हैं, जो हमारी समंकमालाएं हैं, जो हमें आंकड़े दिए हैं, उनकी हम क्या कर सकते हैं, कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हम सूचकांकों का महत्व और उपयोग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज महत्व है। बहुत बार क्वेश्चन आता है, आर्थिक दाब मापक यंत्र कहा जाता है। भाई इस कंसेप्ट को आप नोट कर लो, याद कर लो इस चीज को अच्छे से। बड़े एग्जाम जो होते हैं, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर हो गया, कोई और हो गया, जो सांख्यिकी असिस्टेंट प्रोफेसर, वहां तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। संभावना है आपके संगणक में भी अब की बार पता नहीं पूछ ले। आर्थिक दाब मापक यंत्र कहते हैं सूचकांकों को। पढ़ लेते हैं हम, लेकिन हमें पता नहीं होता कहते क्यों हैं। देखिए इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए दाब मापक यंत्र क्या है, दाब मापक यंत्र होता क्या है। तो जो हमारा बैरोमीटर्स है, दाब मापक यंत्र का मतलब बैरोमीटर, बैरोमीटर का काम क्या है, वो किसी भी चीज का जो दाब मापक यंत्र है, भले ही वो वायु दाब मापक हो, अगर वायु दाब मापक है तो बैरोमीटर है, वो क्या करेगा, उसमें हम जो उसका दाब है, दबाव है, उससे हम भविष्य जो है, उस भविष्य में क्या घटनाएं घटेगी उसका हमें अनुमान पता लगता है। जैसे बात करूं मैं मौसम विज्ञान की, जो हमारा ऋतु विज्ञान या मौसम विज्ञान है, वहां इसका उपयोग क्या होता है वायु दाब मापक यंत्र का, कि वो वायु का दाब पता लगाता है कि हाँ भाई कम दाब का क्षेत्र है, ज्यादा का है, उससे हमें मौसम का अनुमान पता चल जाता है। क्लियर। तो ठीक उसी प्रकार जैसे वायु दाब मापक यंत्र मौसम का पता बताता है, जानकारी देता है, अनुमान देता है, ठीक उसी प्रकार मेरा सूचकांक जो है आर्थिक दाब मापक यंत्र है। क्यों? आर्थिक क्षेत्र में राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, खाद्यान्न उत्पादन, इन सब का अनुमान, इन सब का आर्थिक, अर्थव्यवस्था का मूवमेंट, अर्थव्यवस्था का मतलब जो ये आर्थिक चर है, उनके दबाव से सूचकांक जो हमने बनाए हैं, उन सूचकांकों की सहायता से हम एक देश की, एक विश्व की, एक राज्य की अर्थव्यवस्था का क्या कर सकते हैं, दाब पता कर सकते हैं। उस दाब के द्वारा हम पता कर सकते हैं आगे क्या ट्रेंड है, उस अर्थव्यवस्था की स्थिति क्या होगी, राष्ट्रीय आय, बेरोजगारी, मजदूरी, महंगाई, इन सब का क्या ट्रेंड रहेगा। इसलिए हम कहते हैं क्या, सूचकांकों को आर्थिक दाब मापक यंत्र। इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद महंगाई या जो है महंगाई भत्ता, न्यूनतम मजदूरी, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में काम आएगा। ये मैंने इसलिए पहले लिख दिया कि उपभोक्ता मूल्य जो सूचकांक है वो महंगाई भत्ता और न्यूनतम मजदूरी निर्धारण करने के लिए इनका उपयोग होता है, जबकि थोक मूल्य सूचकांकों का उपयोग किसके लिए होता है, मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि जो हमारी मुद्रा की क्रय शक्ति का माप करने के लिए कौन से सूचकांक काम में आते हैं, थोक मूल्य सूचकांक। तो फिर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या काम आते हैं, उपभोक्ता के जो जीवन स्तर में, रहन सहन में जो वैल्यू आ रही है, जो पैसा लग रहा है, उसमें उस खर्चा बढ़ रहा है, कम हो रहा है, वो लेवल जानने के लिए हमारे ये काम में आते हैं सूचकांकों का। अब हम बात करते हैं निर्माण। एक ब्लेयर ने एक बात और कही है सूचकांकों को लेकर, विशेष प्रकार के माध्यम तो बताया ही है। इसने ये कहा है, ब्लेयर ने, इन्होंने ये कहा कि सूचकांक वे मतलब सैंबल पॉइंट है, संकेतांक है, या यूं कह सकते हैं इस प्रकार बिजनेस के लिए एक साइन बोर्ड है ये, जो सूचकांक ये बताते हैं कि उस बिजनेस में या उस इंडस्ट्री में ट्रेंड क्या रहेगा। ये साइन बोर्ड का काम, संकेत जो है उनका भी, संकेतकों का काम भी करते हैं। हो गया सूचकांकों का निर्माण। अब हम बात करते हैं उपयोग, नीति निर्धारण में सहायक। भाई सूचकांक जब हमारे पास एस्टिमेट आ गया तो हम नीति निर्धारण कर सकते हैं, जटिल तथ्यों को सरल बना सकते हैं, तुलना के लिए आधार हो गया, ये चीजें तो आप पढ़ सकते हैं। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक बता दिया मैंने, जीवन स्तर जो है कुछ विशेष समुदाय, कुछ एरिया विशेष से, तो वहाँ हम महंगाई भत्ता, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण इससे करते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे सूचकांक जो हमारे हैं, सूचकांकों का निर्माण। सूचकांकों का निर्माण करते कैसे हैं, ये है सूचकांकों का निर्माण। देखिए दो मेथड हमारे सामने हैं। सामान्य जब हम मूल्य सूचकांकों की बात करें, एक होते हैं स्थिर आधार, एक होता है श्रृंखला आधार, दो रीति है। पहले इनमें अंतर, स्थिर आधार का मतलब
एक वर्ष जो है उसको हम बेस ईयर मानेंगे, आधार वर्ष मानेंगे। जैसे यदि मुझे 1990, 91, 92 के आंकड़े दिए हैं, 2000 मतलब सूचकांक चाहिए किसी वर्ष का, तो मैं एक वर्ष उसको आधार वर्ष मानूंगा। लेकिन ध्यान ये रखना है, मैं वो वर्ष नहीं चुनूंगा जो कोई असाधारण वर्ष हो, जिसमें कोई आपदा आ गई हो, कोई व्यवसायिक कुचक्र का प्रभाव हो गया हो, बाढ़, भूकंप, युद्ध, मतलब एक असाधारण वर्ष का चुनाव ना करूं। उसके आधार पर यदि मैं सूचकांक निकालता हूं तो वहां मेरा P0 हर वर्ष के लिए सेम ही रहने वाला है, स्थिर आधार, बेस मेरा स्थिर। जबकि श्रृंखला आधार में यहां श्रृंखला बन रही है। चेन में क्या होता है, एक कड़ी, दूसरी कड़ी, तीसरी कड़ी, मतलब आगे वाली कड़ी पीछे वाली कड़ी से जुड़ी होती है, तो वही तो श्रृंखला होती है। तो श्रृंखला का मतलब यदि ए वर्ष बी के लिए आधार, तो बी वर्ष सी के लिए, सी डी के लिए, मतलब ठीक पिछला वर्ष उसके लिए आधार वर्ष होता है। ये श्रृंखला आधार में, इतना आपके लिए बहुत है, समझ लें। अब इसमें स्थिर आधार में दो मेथड्स है, सरल समूही रीति और मूल्य अनुपातों की सरल मध्य रीति। सरल समूही रीति का मतलब, सरल समूही रीति तो जाहिर सी बात है P01 अब निकाल लेंगे हम जब सूचकांक इसमें, तो मैंने लिखा है सिग्मा P1 बटा सिग्मा P0 इंटू 100। मतलब जो मेरे चालू वर्ष के मूल्य हैं और जो मेरे आधार वर्ष के मूल्य हैं, यदि मैं सभी वस्तुओं के आधार वर्ष के मूल्यों को जोड़ दूं तो वो मेरे सिग्मा P0, और सभी वस्तुओं के चालू वर्ष के मूल्यों को जोड़ दूं सिग्मा P1। P1 मतलब चालू वर्ष, P0 मतलब आधार वर्ष। P का मतलब प्राइस, तो P1 P0। आगे हम मात्रा सूचकांक पढ़ेंगे, आधार वर्ष की मात्रा तो Q0, चालू वर्ष की मात्रा तो Q1, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये हो गई समूह है, सरल समूह रीति, 100 से गुणा किया आ जाएगा। मूल्य अनुपातों की सरल मध्य रीति। अब मूल्य अनुपात जो हमारे हैं प्राइस रिलेटिव, उनकी सरल मध्य रीति क्या है, ये है R का मतलब यहाँ रिलेटिव, जो हमारे मूल्य अनुपात प्राइस रिलेटिव निकाले जाएंगे P1 बटा P0 गुणा 100। प्रत्येक वस्तु के लिए मैं क्या करूंगा, मूल्य अनुपात निकालूंगा प्रत्येक वस्तु के लिए। प्रत्येक वस्तु का चालू वर्ष का मूल्य P1 और प्रत्येक वस्तु का मतलब आधार वर्ष का मूल्य P0। तो P1 बटा P0 इंटू 100, तो प्रत्येक वस्तु के लिए R आ गया। 5 वस्तु है तो 5 R आ गए, उनका टोटल किया तो सिग्मा R आ गया। उन सिग्मा R में मैं जितनी वस्तुएं हैं 5, तो 5 का भाग दे दूंगा, वो मेरा आ जाएगा सूचकांक। कौन से मेथड से, मूल्य अनुपातों की सरल मध्य रीति। श्रृंखला में तो सीधा ही हम जो है वस्तुएं उनका करके देते हैं, यहां हम मूल्य अनुपात निकालते हैं उसका, मतलब आधार वर्ष से उसका क्या निकालते हैं, प्रतिशत निकालते हैं कि प्रतिशत उसमें आधार वर्ष से प्रत्येक वस्तु में क्या हुआ है, मतलब इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है, उस आधार पर फिर हम लेते हैं। श्रृंखला आधार मैंने आपको बता दिया। अब आधार परिवर्तन और आधार वर्ष परिवर्तन। आधार परिवर्तन होता है यदि मैं स्थिर आधार से श्रृंखला आधार में चला जाऊं या श्रृंखला आधार से स्थिर आधार में चला जाऊं, तो मैं कहता हूं मैंने आधार परिवर्तन किया है, बेस कन्वर्जन किया है मैंने। क्लियर। बेस आधार वर्ष परिवर्तन, दो चीजें हैं, मैं फिर बता रहा हूं, एक तो है आधार परिवर्तन और एक है आधार वर्ष परिवर्तन। तो यहां जब हम आधार परिवर्तन की बात करते हैं, आधार वर्ष परिवर्तन, बेस शिफ्टिंग, ये बेस कन्वर्जन है, ये मेरा बेस कन्वर्जन है, और ये मेरा बेस है शिफ्टिंग है, शिफ्टिंग। बेस कन्वर्जन का मतलब क्या हुआ, मैंने पूरा बेस कन्वर्ट कर दिया। श्रृंखला आधार अपना रहा था, मैंने स्थिर ले आया, स्थिर अपना रहा था श्रृंखला। बेस शिफ्टिंग मतलब जो वर्ष मैं अपना रहा था, आधार वर्ष 1990 में अपना रहा था, उसको मैंने 95 कर दिया। 2000 अपना रहा था, 2005, मतलब एक दूसरा वर्ष, क्योंकि जब समय के साथ वो पुराना आधार वर्ष एक लेके चलते हैं तो उसकी जो हमारी एक यूटिलिटी है, सार्थकता, वो कम हो जाती है, इसलिए हमें ये चेंज करना पड़ता है। ये हो गए हमारे आधार परिवर्तन, आधार वर्ष परिवर्तन, बहुत सफिशियंट है। अब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक मैं आपको बताने वाला हूं, उससे पहले एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट, ये मैं डिलीट कर रहा हूं भाई, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। इसको डिलीट करने के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, सूचकांकों के निर्माण में कौन से माध्य का उपयोग किया जाता है।
सूचकांकों के निर्माण में किसका उपयोग किया जाता है? गुणोत्तर माध्य का। कौन सा माध्य है? गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन, इसका उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है, इसका क्या कारण है? नंबर एक, पहली बात तो समांतर माध्य का जो है उसकी बजाय गुणोत्तर माध्य जो है वो छोटे मूल्यों को अधिक और बड़े मूल्यों को कम वैल्यू देता है, नंबर एक। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट, गुणोत्तर माध्य की जो विशेषता है, सापेक्ष परिवर्तनों के माप का सर्वोत्तम माध्य है। और सूचकांक सापेक्ष परिवर्तन अनुपात, मैंने बताया अनुपात। और गुणोत्तर माध्य का उपयोग कहाँ पढ़ोगे जब आप केंद्रीय प्रवृत्ति के माप गुणोत्तर माध्य के उपयोग, तो कहाँ? अनुपात प्रतिशतों में उसका, और सूचकांक प्रतिशत ही है, तो जाहिर सी बात है वह गुणोत्तर माध्य का उपयोग करेंगे। क्लियर? ये इसके कारण हो गए। उसके बाद हम बात करते हैं कि गुणोत्तर माध्य जो है वो उत्क्राम्यता जो हमारी है वो आगे फिशर के सूचकांक में पढ़ेंगे, उसका गुण भी इसमें पाया जाता है कि मतलब यदि एक और दो को गुणा करके जब 2 है तो फिर यूं कहते हैं दो वर्ष जो हमारे हैं उनको, मतलब एक को यदि मैं गुणा करके गुणनफल में आता है वो, तो दूसरा फिर उसके भागफल में आना चाहिए वो, कहने का मतलब ये गुणोत्तर माध्य हो गया। अब हम बात कर लेते हैं साथियों उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। तो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, पहली बात तो है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आ सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, अर्थ और उपयोगिता। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक से तात्पर्य है ऐसे सूचकांकों से हैं जो कि उपभोक्ता, हम आप जो मतलब कंज्यूमर हैं, उन कंज्यूमर्स का एक वर्ग, एक मतलब ग्रुप है, एक एरिया में बांट सकते हैं, एक कहीं ना कहीं मतलब सोसाइटी कोई उनका बना सकते हैं ग्रुपिंग। वहाँ हम क्या करते हैं, उनका जो रहन सहन है, वो जो खर्चे कर रहे हैं, जो आवश्यकताएं जो उनकी है वस्तुओं की, उनके आधार पर एक निश्चित समय बाद हम देखते हैं 1 साल 2 साल 5 साल बाद कि उनका वही लिविंग स्टैंडर्ड है जो 5 साल पहले था। उस लिविंग स्टैंडर्ड को रखने के लिए उन वस्तुओं के मूल्य में क्या परिवर्तन हुए, अर्थात इसका सीधा संबंध किससे है? महंगाई से। सीधा संबंध महंगाई से है, इसीलिए इसी आधार पर हम महंगाई भत्ता बढ़ाती है सरकार। सरकारी कर्मचारी या प्राइवेट में भी अगर डीए मिलता है तो उनको इसी आधार पर, क्यों? वो कह रहे हैं कि वो जो जीवन यापन कर रहे थे, अब उसी जीवन यापन को करने के लिए उन्हें इतने पैसे यार चाहिए, क्योंकि अब उस पैसे की जो हम दे रहे थे उसकी वैल्यू उतनी नहीं रही, तो वो लेवल बराबर का जो आता है वहां वही बात। इसी से जुड़ा हुआ है मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी। जैसे मान लीजिए मुझे आज 100 रुपये मिल रहे हैं आज, और कल भी मुझे मतलब 1 साल बाद में भी 100 रुपये मिले। आज 100 रुपये में जो वस्तुएं आ रही है, मेरा जो यूजफुल आ रहा है, ये मान के चलो कि मैं 100 रुपये में कहीं ना कहीं 5 किलो चीनी लेके आ सकता हूँ। चीनी पे ही आ गया मैं। यहाँ जो मुझे 1 साल बाद में 100 रुपये मिलेंगे, वहाँ मेरी 4 किलो ही चीनी आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मेरा जो 100 रुपया आज का है वो 1 साल बाद में उसकी वैल्यू 80 रुपये हो गई। क्लियर? या उस लेवल 5 किलो चीनी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, क्योंकि चीनी की कीमत तो बढ़ गई, तो उस लेवल पे मुझे मेरी मजदूरी बढ़ानी पड़ेगी। ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक कहता है, यही इसकी उपयोगिता है। तो क्या है इसकी उपयोगिता? मुद्रा जो हमारी है, महंगाई भत्ता, उसके निर्धारण के लिए, न्यूनतम मजदूरी के निर्धारण के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग किया जाता है। अब हम बात करें उपभोक्ता मूल्य सूचकांक निर्माण कैसे किया जाता है। 2 मेथड है, समूही व्यय रीति और पारिवारिक बजट या भारित मूल्यानुपात रीति। पहले मैं बात करता हूं समूही व्यय रीति की। चलिए, समूही व्यय रीति, ये समूही व्यय रीति जो मेरी है, ग्रुप एक्सपेंडिचर या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, समूही व्यय रीति, ये क्या कह रहा है? वही बात P01 सूचकांक के लिए, CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए बराबर सिग्मा P1Q0। P1Q0 मतलब आधार वर्ष जो मेरा है, चालू वर्ष जो मेरा है, उस चालू वर्ष में मैंने एग्रीगेट रूप से जो वस्तुएं यूज की हैं उनका टोटल तो आ गया Q0, जो वस्तुएं यूज की है, और उनकी वैल्यूज
वैल्यूज क्या है P1 चालू वर्ष में। देखिए इस फॉर्मूले से मैं आपको उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की कुछ मान्यताएं हैं एक दो वो और बता दूंगा। इस फॉर्मूले में से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम रट के जाते हैं फॉर्मूला इसलिए नहीं बता पाते हैं। मैं इस फॉर्मूले को खोलता हूं, आप इसको देखना। सिग्मा P1 Q0 बटा सिग्मा P0 Q0, ये कह रहा है हमारा CPI इंडेक्स। इसका मतलब वो कह रहा है कि हम मतलब उपभोक्ताओं का एक समूह है, वो एक निश्चित वर्ष चालू वर्ष 2001 मेरा चालू वर्ष है और 1998 मेरा जो मैंने आधार वर्ष माना है या जो है वो मानना है। तो ये कह रहा है चालू वर्ष 2001 में इस 98 से इसमें क्या फर्क आया, क्या मतलब महंगाई बढ़ी या उनके उस जीवन स्तर को मेंटेन करने के लिए कितना बराबर करना पड़ा, तो उसके लिए ये कह रहा है सिग्मा P1 Q0, मतलब चालू वर्ष में आपने जो वस्तुएं काम में ली उसकी पैसा उसकी वैल्यू P1, Q0 उस वस्तु की मात्रा बटा आधार वर्ष में उसकी कीमत, मतलब 98 में उसकी कीमत P0 और 98 में उसकी मात्रा Q0। ये Q0 समान है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की एक मान्यता हो गई कि उपभोक्ताओं का जो समूह है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की गणना के लिए उनकी जो आधार वर्ष और चालू वर्ष में वस्तुओं की मात्रा है उनका उपयोग समान रहेगा। ये Q0 इसी चीज को डिनोट कर रहा है। Q1 नहीं आ रहा ना यहाँ, मतलब मात्रा जो है वस्तुओं की वो नहीं बदलेगी, मूल्य बदल रहे हैं इसलिए P1 P0 आया है। ये पहली मान्यता हो गई। दूसरा, जो उस ग्रुप में लोग हैं वो ये मान के चल रहे हैं उनकी आवश्यकताएं उनकी वस्तुएं समान, अलग अलग नहीं, क्यों हम उनका कॉमन स्टैंडर्ड देख रहे हैं, तो वो वस्तुएं समान हैं, वो उन्हीं वस्तुओं का करेंगे और ये इसकी मान्यताएं हो गई। क्लियर। उसके बाद हम बात करते हैं, ये हो गया। अब फॉर्मूला क्या, ये फॉर्मूला क्या बता रहा है, समूहीकरण व्यय रीति बताई ये रही है कि हमने जो चालू वर्ष में वस्तुओं को उपयोग किया है उनके मूल्य से उनकी मात्रा को गुणा करते हैं, तो सामूहिक खर्चा चालू वर्ष में उन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के लिए जो ग्रुप है उपभोक्ताओं का उनके द्वारा उपयोग में ली गई वस्तुओं का मतलब कीमत और उनकी मात्रा मतलब उनका मूल्य, टोटल उसका खर्चा चालू वर्ष में और गत वर्ष में, ये इसका सूचकांक आ जाएगा। क्लियर। इससे हमारा इंडेक्स निकल जाएगा, क्योंकि ये अनुपात में देखो, बात को समझना, सूचकांक मैं कह रहा हूं अनुपात प्रतिशत के मध्य सापेक्ष माप। सापेक्ष माप क्यों, एब्सोल्यूट नहीं बता रहा है, मैं इसमें से इसको माइनस नहीं कर रहा, प्लस नहीं कर रहा। सूचकांकों में बटा या गुणा ही होता है, इसी का मतलब है कि ये सापेक्ष माप है। प्रतिशत 100 से गुणा होगा कई जगह तो प्रतिशत हो जाएगा, बट्टा है तो उस प्रोपोर्शन में उस अनुपात में दिखाएंगे, तो ये क्या है, प्रतिशतों के मध्य सापेक्ष माप है। ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं CPI पारिवारिक बजट या भारित जो हमारी मेथड है। चलिए देखिए, भारित मूल्य अनुपात रीति है या पारिवारिक बजट रीति है, इसमें मैंने फॉर्मूला लिखा है सिग्मा RW बटा सिग्मा W। अब सिग्मा RW क्या है और सिग्मा W क्या है ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो पहले हम जो हमारा पारिवारिक बजट या भारित मूल्य अनुपात रीति है, फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया CPI बटा सिग्मा RW बटा W। तो हम बात करते हैं, पहले हमें R का पता हो और W का पता हो। हमें R क्या है, प्रत्येक वस्तु के लिए जो उसका उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की बात कर रहा हूं, तो प्रत्येक वस्तु के लिए उसका चालू वर्ष में जो मूल्य है और आधार वर्ष जो हमने माना है उस आधार वर्ष में जो मूल्य है उसका मूल्य अनुपात क्या है, R। तो यहां R मतलब क्या हो जाएगा मेरा, P1 मतलब चालू वर्ष में उस वस्तु का मूल्य बटा P0 गुणा 100, प्रतिशत में आ जाएगा क्योंकि मैं प्राइस रिलेटिव की बात कर रहा हूं। P1 बटा P0 इंटू 100 आ गया ये प्रत्येक वस्तु के लिए। उसके बाद मैं बात करता हूं, ये तो प्रत्येक वस्तु के लिए P1 बटा P0 मूल्य अनुपात आ गया। अब प्रत्येक वस्तु पे मैंने चालू वर्ष में खर्चा क्या किया, खर्चा मैंने क्या किया प्रत्येक वस्तु पे, तो जो खर्चा किया है मैंने वो खर्चा उस मूल्य अनुपात से गुणा कर दूंगा प्रत्येक वस्तु का, तो वो RW हो जाएगा।
मतलब जो खर्चा, क्यों? क्योंकि प्रत्येक वस्तु पर मैं खर्चा अलग अलग कर रहा हूं और मैं नाम भारित ले रहा हूं यहां काम में। देखो भारित मूल्यानुपात मतलब जो मूल्यानुपात है सीधा इसके आधार पे निकाल दूंगा तो भारित कैसे हुई? क्योंकि प्रत्येक वस्तु पे जो मैंने खर्चा किया वो अलग अलग होगा, तो मैं उस खर्चे को क्या मान रहा हूं? भार मान रहा हूं, वेट मान रहा हूं। तो मैं उस आर को गुणा करूंगा उस वेट से, मूल्य अनुपात को गुणा करूंगा उस भार से, तो आर गुणा डब्लू, आर डब्लू। अब सभी वस्तुओं का जब सिग्मा कर दूंगा, 5 वस्तुएं, उनका आर डब्लू, उनका टोटल, तो वो सिग्मा आर डब्लू हो जाएगा मेरा। फिर डब्लू क्या? ये डब्लू अलग है, ये डब्लू है, इसी को डिनोट कर रहे हैं। कैसे? क्योंकि मैंने क्या कहा, सभी वस्तुओं के लिए उसने खर्चा क्या किया, तो खर्चे के लिए मैं क्या करूं? उस वस्तु की, उस उपभोक्ता का जो ग्रुप है उसने कितनी यूनिट काम में ली, तो Q0, कितनी उनकी प्राइस लगी आधार वर्ष में, तो फिर क्या हुआ वो P0। तो Q0 और P0 क्या हुआ, क्या निकला मेरा? ये समझने वाली बात है। P0 और Q0 मेरा क्या हुआ? वेट हुआ उनका। तो सिग्मा W बराबर क्या हुआ? W वेट P0 और Q0। उपभोक्ताओं का जो समूह है उस समूह ने कितने, जो आधार वर्ष में मूल्य था उस मूल्य पर कितनी वस्तुओं का उपयोग किया, उन सब का टोटल, वो है सिग्मा P0 Q0। और ये सिग्मा P0 Q0 है सभी वस्तुओं का, प्रत्येक वस्तु का मूल्य, प्रत्येक वस्तु की मात्रा, उन सब का टोटल सिग्मा, और ये सिग्मा मेरा वेट कहलाएगा। और फिर मैं इस वेट का भाग सिग्मा RW में दे दूंगा, तो ये मेरा आ जाएगा पारिवारिक बजट या भारित मूल्यानुपात रीति से सूचकांक। कोई नहीं पूछने वाला इतना बड़ा क्वेश्चन बनेंगे इसमें। मैंने आपको बता दिया सूचकांक क्या है। सबसे पहले कार्ली लेके आए 1764 में, उसके बाद ज्यादा से ज्यादा श्रृंखला आधार, इसमें क्या अंतर है? बेस कन्वर्जन, बेस शिफ्टिंग क्या, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है, इनमें थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का अंतर क्या है, क्या इसमें यूज होता है, प्लस इसमें इसकी मान्यता के बारे में पूछ लेगा फॉर्मूले से। इन दोनों विधि में ये पूछ सकता है, अंतर पूछ लेगा आपसे कि पारिवारिक बजट या भारित मूल्यानुपात जो रीति है उसमें वेट किसको देते हैं, ये पूछ सकता है। मतलब फॉर्मूले में से क्वेश्चन निकाल लेगा, या इसका पूछ लेगा समूही व्यय रीति में, या फिर मतलब कौन सा माध्य उपयोग आता है सूचकांकों की गणना में। बस इतना सफिशिएंट है, इतना आप कर लेते हैं। आधा जो मैंने आज पोर्शन करवाया है बहुत है। कल जो मेरी क्लास होगी नेक्स्ट, उसमें मैं आपको जो हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक उसके आधार पर वास्तविक मजदूरी और जो मौद्रिक मजदूरी है उनकी गणना, और फिशर का आदर्श सूचकांक क्या है, और लेस्पेयर जो हमारे हैं, कैली जो हैं, पाशे लेस्पेयर, वो सूचकांक आपको मैं थोड़े बहुत बताने वाला हूं। तो साथियों, कैसी लगी आपको क्लास जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अच्छी लगती है तो आप और साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट कर दें। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।